गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज़ लेटिस एनर्जी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल। तो सबसे पहले हमारी लेटिस एनर्जी देखेंगे कि लेटिस एनर्जी होती क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन्स इन द गैशियस एटम। जैसे कि हमारा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, दोनों कंबाइन करके हम मिक्स बनाएंगे और यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज़ हो रही है और इस वजह से जो हमारा लेटिस एनर्जी है वो नेगेटिव है। तो अगर हमारा एक कंपाउंड है, सॉलिड कंपाउंड, वो कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो पॉजिटिव होगी, तो उसे हम लेटिस एनर्जी पॉजिटिव में होगा। और अगर एनर्जी रिलीज्ड हो रही है उसको फॉर्मेशन के लिए तो वहाँ पे एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी। हायर द लेटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। उसके बाद हम देखते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल में जो हमारा लेटिस एनर्जी का है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें फॉर्मेशन देखेंगे, सोडियम और क्लोरीन को कंबाइन करके हमारा NaCl बनता है। तो उसमें फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है मेटेलिक सोडियम को गैशियस सोडियम एटम में ब्रेक करेगा। मेटेलिक सोडियम और सोडियम आयंस जो हमारा जो हमारा कन्वर्जन ऑफ मेटेलिक सोडियम इनटू द गैशियस सोडियम एटम होगा, वो होगा हमारा। इसमें जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ मेटेलिक सोडियम इनटू द गैशियस सोडियम इज नॉन एज द सब्लिमेशन एनर्जी। सेकंड पॉइंट है हमारा डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू द क्लोरीन एटम्स। तो उस एनर्जी में जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो हमारी डिसोसिएशन एनर्जी होगी। थर्ड पार्ट है हमारा गैशियस सोडियम एटम जो है उसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी को कहेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमारी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है गैशियस क्लोरीन एटम है उसको हमें गैशियस क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और उसके बाद जो है हमारे जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं उनको दोनों को कंबाइन करके जो एनर्जी फॉर्म होगी, जो एनर्जी होगी वो होगी हमारी लेटिस एनर्जी। तो इसमें जो है हमारा ओवरऑल जो स्टेप होगा वो होगा ये डेल्टा HF इज इक्वल टू S प्लस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लेटिस एनर्जी। उसके बाद हमारा इसकी एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या है, हम इसमें अगर हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव आता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के बारे में बताता है बेसिकली ये। अगर नेगेटिव है तो हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और कंपाउंड जो है हमारा स्टेबल होगा। और अगर पॉजिटिव है, अगर हमारा पॉजिटिव आती है हीट ऑफ फॉर्मेशन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और जो हमारा कंपाउंड होगा वो हाईली अनफेवरेबल एनर्जेटिक होगा। उसके बाद हमारा कैलकुलेशन कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। और उसके बाद जो लास्ट है हमारा एस्टिमेशन ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी, उसका फॉर्मूला ये रहेगा। और इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रोटॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव आती है तो हमारा जो है अमोनिया हैज़ गुड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, की प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सॉल्वेशन एनर्जी एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक सॉलिड। तो उसमें क्या है, आयनिक सॉलिड गोज इनटू द सॉल्यूशन, द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स आयंस आर ओवरकम एंड देयरफॉर इट्स क्रिस्टल लेटिस गेट्स रप्चर। एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड, इसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद क्या है, व्हेन एन आयनिक सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन द सॉलिड आर अट्रैक्टेड बाय द ऑपोजिट एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एज अ रिजल्ट देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द आयंस रिजल्टिंग इन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस। अगर हमारा वाटर सॉल्वेंट है तो एनर्जी जो होगी उसे हम प्रोसेस जो होगी वो हमारी हाइड्रेशन ऑफ द आयंस होगी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। जैसे लिक्विड सॉल्वेंट है हमारा तो लिक्विड्स विच कॉज द ग्रेटर सॉल्वेशन ऑफ आयंस एंड रिलीज लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी आर गुड सॉल्वेंट्स और जिसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। उसके अलावा जो जैसे इसमें एग्जांपल है वाटर, लिक्विड, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसके अलावा जो है हमारे पास जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कम है, जैसे कि बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, डू नॉट सॉल्वेट द आयंस एंड देयरफॉर देयर सॉल्वेशन एनर्जी इज लेस एंड दे आर नॉट गुड सॉल्वेंट फॉर द आयनिक सॉलिड्स। अगर हम जनरल देखें, फॉर अ सॉलिड टू dissolve in a particular solvent its solvation energy should be greater than that of the energy of the solid. उसके बाद हम कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे। तो कोवैलेंट कैरेक्टर की हमें पोलराइजेशन की बात होती है। तो पोलराइजेशन में क्या होगा, डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नेगेटिव आयन बाय द पॉजिटिव आयन इज नॉन एज पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन कम हो रहा है तो आयनिक कंपाउंड होगा और पोलराइजेशन ज़्यादा है तो हमारा
कोवलेंट कंपाउंड होगा, ठीक है। इफ़ द पोलराइजेशन इज मोर लार्जर विल बी द कोवलेंट बॉन्ड. The type of bond depend upon the degree of polarization. If there is no polarization, the bond is ionic, and if the degree of polarization is small, the bond will be ionic with some covalent character. जैसे इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ इंडिपेंडेंट आयंस है, यहाँ पे पोलराइजेशन कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ आयनिक है और कुछ कोवलेंट है. यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीटली कोवलेंट करेक्टर. तो यहाँ पे दो हमारे पार्ट टॉपिक्स हैं जो डिपेंड करते हैं. एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड द पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट और पोलराइज द एनायन एंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एनायन टू गेट पोलराइज बाय द कैटायन. अब हमारे ये जो पोलराइजेशन है वो फजान्स रूल पे डिपेंड करती है. फजान्स रूल्स जो हैं 4 पार्ट हैं इस पर. फर्स्ट है हमारा स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, हाई चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, एंड लास्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्मॉल साइज़ ऑफ कैटायन. अगर कैटायन का साइज़ छोटा होगा तो उसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो इजीली डिस्टॉर्ट कर पाएगा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और जो पोलराइजेशन है वो ज़्यादा होगा. जैसे हम इसमें एग्जांपल देखें, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है जो पोलराइजेशन करेक्टर है वो कम होता चला जाता है. उसके बाद हम देखें लार्जर साइज़ ऑफ एनायन. अगर आपका साइज़ ज़्यादा है एनायन का तो जो है उसका न्यूक्लियर चार्ज जो लेस फॉर्मली अटैच्ड होगा वो न्यूक्लियस से, और वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा कैटायन की तरफ. जैसे हम इसमें एग्जांपल देखें, फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ साइज़ जो है एनायन का इंक्रीज़ हो रहा है, तो आयोडाइड में जो है पोलराइजेशन ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू फ्लोराइड, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड. उसके बाद हमारा आता है हाई चार्ज और कैटायन एंड एग्जाम्पल देखें हम NaC और CaCl2 का. तो Na में जो दोनों की ही आयनिक रेडियाई सेम है, लेकिन चार्ज जो है वो कैल्शियम के ऊपर +2 है और सोडियम पे 1 है. तो उसकी वजह से जो पोलराइजेशन है वो कैल्शियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू द सोडियम क्लोराइड. एंड लास्ट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन. कैटायन जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन शेल होगा, वहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगी एज़ कंपैरिजन टू द हमारे पास जहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होगा. ऐसा क्यों है? क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वहाँ पे हमारे पास d electrons present होते हैं. d electrons do not shield the nuclear charge effectively and therefore they have the increased effective nuclear charge, and consequently these ions behave as those these were under the influence of greater nuclear charge and distort the anion to a greater extent. तो इसी तरह से हमारा पोलराइजेशन इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स फजान्स रूल्स के अकॉर्डिंग स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, हाई चार्ज ऑफ कैटायन and anion, and the cation having the 18 electron shell. That's all for today. Thank you.